Now let us start with the case studies of part B of SBIL, which is your labor laws of 40 marks. ठीक है, सो पार्ट बी में हम लोग जितनी भी केस स्टडीज जैसे हम लोगों ने पार्ट ए में किया था ऑफ मॉड्यूल एंड पास्ट ईयर पेपर्स, वैसी सेम हम लोग पार्ट बी में भी करेंगे. ठीक है, पार्ट बी में ना हर एक अलग अलग एक्ट है, तो हर एक अलग अलग एक्ट की ना आपको एप्लीकेबिलिटी दी होती है, वेजेस दिया रहता है, who is included in the definition of employee, वो सब दिया होता है. ठीक है, सो उसके बेस पे आपको मेजर केस स्टडीज मिलेगी एज वेल एज सम केस स्टडीज फ्रॉम योर मॉड्यूल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम. फटाफट से देखते हैं. कम टू चैप्टर नंबर 14 विच इज योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज. ठीक है, सो इसमें मॉड्यूल की कुछ केस स्टडीज दी हुई है, हम पढ़ते हैं उसको ध्यान से. अच्छा, अभी ये चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा था, तो इस चैप्टर में ना कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो लेबर लॉज से कहीं ना कहीं तक कनेक्टेड है. जब लेबर लॉज बने तो लेबर लॉज को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, वो सब कुछ चीज़ दी हुई है. ठीक है, सो this chapter was divided into two parts, fundamental rights and directive principles of state policies. ठीक है, so that is the basis of this chapter. वन बाय वन केस लॉ देखते हैं. पहला केस लॉ बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन अ ट्रेड यूनियन मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 टू रिड्रेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स. रिड्रेस का मतलब क्या हुआ, टू सॉल्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स. ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या एक ट्रेड यूनियन, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन बनता है एम्प्लॉयज के लिए या फिर एम्प्लॉयर के साइड के लिए. सो जब भी एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स के लिए जिसके भी लिए भी ये ट्रेड यूनियन बना है, अगर उनके राइट्स अफेक्ट होते हैं ना, तो उस टाइम पे ट्रेड यूनियन इज दैट वन जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है, जो जरूरत पड़ी तो केस फाइल करता है, ये सारी चीजें होती है. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स. ठीक है, सो अब इस केस में ना क्वेश्चन ही ये उठा कि क्या भाई अगर ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के राइट्स अफेक्ट हुए तो क्या ट्रेड यूनियन मेंबर्स के बिहाफ पे कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकता है विद द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. समझ आया क्वेश्चन. अभी देखो, सिंपल लॉजिक इज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी जो इस केस में ना बहुत ज़्यादा चैलेंज की गई, जो ऐसा बोला गया कि ट्रेड यूनियन का ना कोई भी लोकस स्टैंडी नहीं है फॉर फाइलिंग अ केस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स. अभी लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है प्लेस टू स्टैंड. ठीक है, सो अब देखो होगा क्या. तो इस केस में डिसाइड ये हुआ कि यस, trade union can file a case or a writ petition with high court under article 226 or with supreme court under article 32 of constitution of India on behalf of their members. Wherever their members rights are affected, they can obviously file that case. ठीक है, so or case or that writ petition. ठीक है, तो वो दिया हुआ है इस केस में. ओके, सिंपल केस, वेरी इजी. लेट्स रीड द सेम. सो पहले देखो क्या हुआ था, उनको मना किया गया था कि भाई आपका कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है, एंड बाद में ये चीज डिसाइड हुआ इन द वेरी फेमस केस कि यस दे हैव अ लोकल स्टैंडिंग एंड दे कैन फाइल अ केस. ठीक है, now see, the issue was discussed by Rajasthan High Court in Jaipur Division Irrigation Employees Union versus State of Rajasthan and others. Here a large number of employees of irrigation department were declared surplus. मतलब बहुत ज़्यादा थे. ठीक है, so union challenged it in the writ petition. Single bench held that petition is not maintainable. ठीक है, holding that fundamental rights of individuals आर नॉट द राइट्स ऑफ द यूनियन. बिकॉज देखो, जिसके राइट्स अफेक्ट हुए, ये लोगों ने पहले क्या बोला, जिसके राइट्स अफेक्ट हुए फंडामेंटल राइट्स वही आके केस फाइल कर सकता है. ठीक है, यूनियन के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं हुए, सो दे कैन नॉट कम एंड फाइल द केस. ठीक है, now on appeal the division bench reversed it and sent back to the single bench for disposal of the writ petition in accordance with the merits of the case. So पहले जो बोला गया ना कि fundamental rights individual के and not of the union, इनको इन्होंने अपील फाइल की, they were not happy with the decision, so they filed an appeal and they went with the division bench. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उसी डिवीजन बेंच से केस को रिवर्स कर दिया और सिंगल बेंच को भेज दिया. ठीक है, अब हुआ क्या, द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी अंडरवेंट स्वीपिंग चेंजेस इन द मॉडर्न एज ऑफ पब्लिक एक्शन एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. मतलब जो वो पहले माना जाता था ना कि भाई जिसका राइट्स अफेक्ट हुआ है वही आके केस फाइल कर सकता है, उसको अभी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है. एंड देयर इज अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ दिस पब्लिक लिटिगेशन एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो हुआ क्या, in the case of SP Gupta and ORS versus the President of India, the question of locus standi was discussed and it was held that
where a legal wrong or legal injury is caused to a person or to a determinate class of persons by reason of violation of any constitutional or legal rights, on any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision, or without the authority of law, or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened, and such person or determinate class of person is by reason of poverty, helplessness, or disability, or socially or economically disadvantageous position, unable to approach the court for relief, then any member of the public can maintain an application for an appropriate direction, order, or writ in the High Court under Article 226 of Constitution, or with the Supreme Court in Article 32 of the Constitution, seeking judicial redress for the legal wrong or injury caused to such person or determinate class of person. समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा हमारा? कैन अ ट्रेड यूनियन मूव टू द हाई कोर्ट टू रिड्रेस और सॉल्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स? आंसर विल बी यस. समझ आया? लेट्स सी अनदर केस. अभी इस केस में क्या हुआ देखो. सो यहाँ पे ना केस ये बात कर रहा है एक पार्ट टाइम वर्कर्स है और एक फुल टाइम वर्कर्स है. ठीक है. अब आप लोगों ने एक एक्ट पढ़ा होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट. ठीक है. सो एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट हर एक वर्कर को जो भी वो काम कर रहा है उसका मिनिमम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉयर कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसको मिनिमम पैसे से भी कम पैसे दे रहा था और एक्सप्लॉइट कर रहा था. तो बात ये हुई थी, चाहे वो किसी भी टाइप का वर्कर हो, टेम्पररी वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो, परमानेंट वर्कर हो, कोई भी हो. ठीक है. उसको वो काम का उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए. ठीक है. अब इस केस में क्या हुआ, जो भी टेम्पररी वर्कर्स थे ना उनको कम पैसा दिया जा रहा था, इवन दो दे वर वर्किंग फॉर द सेम आवर्स, सेम 8 आवर्स जो एक नॉर्मल परमानेंट वर्कर भी काम कर रहा था. ठीक है. केस फाइल हुआ, सब कुछ था, फिर भी स्टेट ने ऐसा डिसीजन दिया कि जो मिनिमम वेजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से सही नहीं था, एंड देयरफॉर इट वाज चैलेंज. एंड फिर बाद में फाइनली डिसाइड किया गया कि यस, उनको भी इक्वली रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए जो एक रेगुलर एम्प्लॉइज को मिल रहा है जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट वाज द केस. ठीक है. अब पढ़ते हैं, देखो क्या हुआ. Janna Reddy Surya Narayan versus the Municipal Administration and Urban Development writ petition. In this case, petition was filed questioning the proceedings RC number this as illegal, arbitrary, and violative of Article 14, 16, 21, and 39D of Constitution of India. ठीक है. Article 14 बात कर रहा है अबाउट योर इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 16 बात करता है अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 21 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. एंड आर्टिकल 39 इज द DPSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ठीक है. हाँ, तो ये सारे आर्टिकल्स को वायलेट किया गया था एंड इट वाज आर्बिट्ररी एंड इलीगल. सो consequently set aside the same and directed the respondents to regularize the service of the petitioners. Andhra Pradesh High Court stated that when the part-time workers are regularized, they are entitled to get minimum time scale of pay prescribed for the post they are discharging their duties for limited office hours, whereas these petitioners are discharging their duties for 8 hours as per the proceedings impugned in the writ petition. When these petitioners are discharging their duties for 8 hours, they are entitled to get equal pay in terms of Article 39D of our Constitution of India. Otherwise, it amounts to discrimination. And discrimination कौन से आर्टिकल के अंदर prohibited है? आर्टिकल 14 के अंदर. ठीक है. So, which is prohibited under Article 14. When the act of the state is arbitrary and exploiting the situation of unemployment by paying a meager amount as salary. Meager का मतलब very less amount of salary, engaging the service of these petitioners or outsourcing basis, such act can be described as discriminatory and arbitrary. ठीक है. Therefore, court finds it as a fit case to issue a direction to the respondent to extend the minimum time scale of pay to the petitioners who are discharging their duties for 8 hours in a day on par with the regular employees on the same cadre. Cadre का मतलब level. Accordingly, the point is decided partly in favor of the petitioner. समझ में आया? So this is about your case. ठीक है. So चैप्टर नंबर 14 जो मॉड्यूल के केस लॉज दिए थे वो हम लोगों ने खत्म किए. ओके.